पहला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है। इसके लिए वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखना होता है। ठीक है, अवतल दर्पण से बचने वाला यह प्रतिबिंब मतलब बनने वाला यह प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा होता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और दूसरी ओर समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वही उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा, जैसे हम रोज़ अपना चेहरा समतल दर्पण में ही देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो रोज़ चेहरा जो है समतल दर्पण में देखते हैं, लेकिन उसे पर्दे या दीवार पर नहीं उतार सकते, इसलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, इनमें विषम बोल रहा है तो इनमें विषम हो जाएगा नंबर 1। तीन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23। ठीक है, ये बंधुआ मजदूर पे रोक लगाता है। जैसे कि व्याख्या में बोला गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी और जबरन बंधुआ मजदूर प्रतिबंधित और अपराधी घोषित करता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति मानव रूप से अंतःकरण की धर्म की अपवाद से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म चेंज करना चाहता है, कोई और धर्म को अपनाना चाहता है, तो उसमें सरकार नहीं रोकेगी, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंतर्गत में ही ये बात बोला गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए, राज्यसभा में कौन सा विपक्ष का नेता है? इनमें से बताना है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और व्याख्या में बोला गया है कि राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के महासचिव बोलेंगे तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और सत्ता पक्ष के नेता JP नड्डा हैं। और राहुल गांधी जो हैं ये लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। 5 नंबर में है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल गरम दल में हुआ था? ठीक है, विभाजन मतलब दोनों अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुए थे 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 का जो अधिवेशन था उसमें। आगे है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो हुआ था, कांग्रेस का विभाजन नरम दल गरम दल में हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस कर रहे थे। ओके, 6 नंबर है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की है? तो 2022 में। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की है? तो 2022 में। केंद्र सरकार ने 2022 ईस्वी में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू किया था। इसके उद्देश्य वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका सर्वोच्च शासी निकाय था। ठीक है, जैसे कि ASFI, इसका फुल फॉर्म की बात बोलेंगे तो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि लाभ हानि का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% बढ़ेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टाइटेनियम। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, इसमें टाइटेनियम रेडियोधर्मिता का गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक को उसके नाम से अलग नाम से मिले हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से मिले हैं, जैसे कि समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुण
भी एक जैसे ही होते हैं। समस्थानिक की प्रक्रिया की दरों में अंतर होता है तथा इसके द्रव्यमान अलग अलग होता है, इसलिए भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दिए गए कथनों पर निष्कर्ष का चयन करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें आपको जो है दोनों निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ओके, तो आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में न्याय राज बनाने का अधिकार है? तो मतलब भारत में नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वह संसद को है। ठीक है, संसद के पास भारतीय संघ के अंदर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति दी गई है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाएं या नामों को उपयुक्त कानून बनाकर बदलने का अधिकार भी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि संसद जो बनते हैं ये 3 अंग हैं संसद के। ठीक है, ऐसे संसद के सदन बोलेंगे तो एक होते हैं राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, और अंग बोल दिया तो अंग में एक जोड़ दीजिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, तो 3 अंग हो जाएगा और सदन बोलेगा तो 2 सदन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे है 11 नंबर कि राउल किला हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि राउल किला हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर पेस एक्ट को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपल के कार्यकाल के दौरान जो है वर्नाकुलर पेस निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इसकी व्याख्या की बात बोलते हैं। तो देखिए व्याख्या की बात में कि लॉर्ड लीटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था ना वो लीटन लाया था, लेकिन निरस्त इसको हटाया कौन? तो रिपन हटाया। इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। ठीक है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना तो वही बात बोला गया था कि मतलब ब्रिटिश नीतियों की आलोचनाओं को रोकना था। ठीक है, मतलब अंग्रेज़ के खिलाफ जो है अंग्रेज़ के खिलाफ कोई व्यक्ति मतलब कुछ भी नहीं छाप सकता, यही था। आगे है भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए ये सब लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, आगे है लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल में लिबेरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, लिबेरो शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है और जब गेंद खेल में नहीं होता है तो लिबेरो क्या होता है? तो लिबेरो अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी पिछली पंक्ति में खिलाड़ी को बदल सकता है। ठीक है, आगे है यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो स्टार्च का शर्करा में विघटित होना। ठीक है, आगे देखते हैं। सतलज और नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग मतलब कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? तो सतलज और काली नदियों के बीच है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में जब भी फंसते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, पहले नदी से जान लीजिए। ठीक है, नदी कैसे है? तो जैसे कि ये हो गया हिमालय, एच को हिमालय से दर्शा दिए। अब देखिए हिमालय से जो नदी का क्रम है वो इस प्रकार है, सिंधु, सतलज, काली, त्रिस्ता, दिहांग, है ना। तो हिमालय से नदियों का क्रम इस तरह से सिंधु, सतलज, ठीक है, सिंधु सतलज, ठीक है, काली, त्रिस्ता, दिहांग, इस तरह से। अब देखिए आपसे क्या पूछा कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, तो आपको इस तरह से नदी का क्रम सजा लेना है, सिंधु, सतलज, काली, त्रिस्ता, दिहांग, इसमें इस तरह से बैठा देना है PKNA। ठीक है, अब देखिए कलर चेंज कर देते हैं तब समझ में आएगा। तो PKN हो गया, जैसे कि
सिंधु और सतलज के बीच कौन सी हिमालय? तो पंजाब हिमालय। कौन सी हिमालय? तो पंजाब हिमालय। ठीक है। सतलज और काली के बीच कौन सी हिमालय? तो कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। ठीक है। और काली और त्रिस्ता, टी मतलब हो गया त्रिस्ता, काली और त्रिस्ता के बीच कौन सी हिमालय? तो नेपाल हिमालय। ठीक है। और त्रिस्ता और दिहां के बीच कौन सी हिमालय? तो असम हिमालय। ठीक है। तो आपको इस तरह सजा लेना है, सिंधु, सतलज, काली, त्रिस्ता, दिहां। अब बीच में बैठा देना है पकना, PKNA। ठीक है। इस तरह से बैठा के आप सजा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 16 नंबर सवाल कि डैश के पास मौलिक और कानूनी दोनों अधिकार में रिट जारी करने की शक्ति है। तो उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति दिया गया है। ठीक है। देखिए व्याख्या में उच्च न्यायालय के पास मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों की रिट जारी करने की शक्ति है। वो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मूल अधिकार क्षेत्र में के प्रमुख दीवानी न्यायालय हैं और कोलकाता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ओके, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं। हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। ओके, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। आगे, हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा खुबानी, खिलाना, डोसमोचो, मनमनी, खाद महोत्सव एवं मोनलम चेनमो महोत्सव भी लद्दाख में ही मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। 18 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूला शंकर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे है व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय लोजन स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना पियरे दे कुबर्टी ने किया था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो डेमेट्रियस विकेलस थे। ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये माध्य का क्वेश्चन है। इसका आंसर 17 हो जाएगा। ओके, बना लीजिएगा। 21 नंबर देखते हैं। परमाणु मॉडल का नियम परमाणु मॉडल के समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो पहले कौन दिया था? पहले दिया था थॉमसन ने। ठीक है, परमाणु मॉडल। उसके बाद कौन दिया था? रदरफोर्ड दिया था। उसके बाद नील्स बोर ने दिया था। ओके, इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, थॉमसन ने 1900 ईस्वी में परमाणु मॉडल दिया था और रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था और परमाणु मॉडल, जबकि नील्स बोर ने 1915 में परमाणु मॉडल को प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 22 नंबर है, ग्रहों के बाहर अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम बताना है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। भ्रूपट्टी जिसे बोलते हैं 72, फिर मेटल, फिर क्रोड। इस तरह से आप सजा सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये भ्रूपट्टी जो है ना, ये भ्रूपट्टी हो गया, ये भ्रूपट्टी हो गया। ठीक है। ये 3 क्रम में बांटा गया है। तो सी नीचे वाला जो है ये क्या है? तो ये कोर है। और ई वाला जो है ये क्रस्ट है, CURST, क्रस्ट। और बीच वाला जो है ये मेटल है। ठीक है। तो इस तरह से आप क्रम में सजा सकते हैं। नीचे से बोलेगा तो कोर मेटल क्रस्ट हो जाएगा, ऊपर से बोलेगा तो क्रस्ट मेटल कोर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप सजा सकते हैं। आगे है, नागालैंड को राज्य की स्थिति देने के लिए संशोधन के तहत विशेष प्रावधान अपनाया गया था 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। व्याख्या में बोला गया है कि 13वां संविधान संशोधन 1962 में संशोधन भारत और नागालैंड के पीपल्स कन्वेंशन के नेताओं के बीच हुए समझौता को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इस अनुबंध के तहत नागालैंड भारत का एक राज्य बना। ठीक है। और संशोधन की बात बोलेंगे तो इससे संविधान संशोधन में एक नया अनुच्छेद जुटा था और 371 के एक के तहत जो नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया था। ठीक है। आगे है 24 नंबर, निम्न में से कहाँ की तिरंगा बर्फी को 2024 में GI टैग दिया गया था? तो वाराणसी के तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया था। तो आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं।
वाराणसी वाराणसी के तिरंगा बर्फी को मथुरा की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया और बिहार में सबसे मधुबनी कला को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सी राम राजू के हाथों में था? तो रंपा विद्रोह सी राम राजू के हाथ में था। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या में। देखिए, रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे सीताराम राजू ने किया था और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि आदिवासियों को जंगल में आदिवासी से आने जाने की अनुमति मिले। यह आंदोलन मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ था। ठीक है, 26 नंबर है, 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या बोली जाती है तो संस्कृत भाषा, मतलब संस्कृत जो भाषा सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से व्याख्या में। 2011 जनगणना के अनुसार देश की 22 भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है सबसे कम बोली जाती है और हिंदी को सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, चेचक का बैक्टीरिया, गो चेचक का वायरस निकट संबंधी लैटिन कौ का अर्थ क्या होता है? तो वाका होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए व्याख्या में, चेचक का बैक्टीरिया गो चेचक के वायरस के निकट संबंधी लैटिन में कौ का अर्थ होता है तथा कोवैक्स गो चेचक का अर्थ होता है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका का शब्द जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। ठीक है, 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो पुलिकट झील मीठे पानी की झील नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो बाकी जो मीठे पानी की झील है वह है लोकटक झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। ठीक है, ये सब झील है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, पुलिकट झील भारत में चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे खारे पानी की लेगून झील है जिसका आकार जो है 759 वर्ग किलोमीटर 293 वर्ग मील है और लेगून का अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है। ओके, आगे देखते हैं। लेगून 3 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि में से एक है जो अक्टूबर से दिसंबर के मौसम के दौरान पूर्वोत्तर मानसून वर्षा बादलों को आकर्षित करती है। लेगून में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अस्थायी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? तो वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के अस्थायी प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त करते हैं अस्थायी रूप से। ठीक है, उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष एक समिति अवधि के लिए एक सीमित अवधि के लिए प्रोटेम स्पीकर होता है और वह जो है लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सदनों को पद की शपथ दिला देता है। ठीक है, 30 नंबर है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, वो किसका संबंध किससे था? तो राजनीतिक से था। ठीक है, देखिए 8 अगस्त को बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, उनका संबंध राजनीतिक से था। वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर योजना एवं वास्तुकला थी। ओके, महान वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, प्रमुख वाद्यों की बात बोलेंगे तो रुद्र वीणा असद अली खां से था, घाटाम TH विनायरा कम से था, एसराज जो है अलाउद्दीन खां से था। ठीक है, इस सब संबंधित वादक यंत्र है, इसे आपको याद रखना है। मोहन वीणा ये पंडित विश्व मोहन भट्ट से संबंधित है। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते थे? तो मोहन वीणा बजाते थे। आगे है कि यदि घन के एक फलक का परिमाण 40 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, 34 में बोला गया है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बनने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ओम का नियम है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। व्याख्या में बोलेंगे तो कर्णाली नेपाल की सबसे बड़ी लंबी नदी है और घाघरा जिसे कर्णाली भी कहा जाता है, घाघरा को कर्णाली भी कहा जाता है। मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से निकलती है। यह नेपाल में हिमालय से कटती है और भारत में बरहाघाट शारदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो यमुना और दूसरा बोलेगा तो घाघरा है। ओके,
इसे कर्णाली कहते हैं। सबसे सहायक नदी है, सबसे सहायक नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे भारत का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो मॉर्ने मॉलकेल को नियुक्त किया गया है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। ओके, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। उसने 235 ईस्वी में 213 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसकी राजधानी जो है प्रतिष्ठांति थी। ठीक है। चित्रा विश्वसिद्धरन किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम से ये संबंधित थी। कौन? तो चित्रा विश्वसिद्धरन। व्याख्या की बात बोलेंगे तो चित्रा विश्वसिद्धरन भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्हें 1992 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें नृत्यमणि पुरस्कार 1980 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो नींबू रस मिलाने पर काली चाय का रंग परिवर्तित होना। ओके। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो 1 दिन में पूरा करता है लगभग। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। मंगल ग्रह जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है कि घूर्णन अवधि पृथ्वी के समान होती है। अब कितना है? तो 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, जो मंगल ग्रह के 1 दिन के बराबर होता है। इससे मंगल ग्रह पर एक दिन की लंबाई पृथ्वी के एक दिन के काफ़ी करीब हो जाती है। सटीक रूप से लगभग मंगल का नक्षत्र दिवस, जो ग्रह के दूर के तारों सापेक्ष एक पूर्ण चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय लगभग 24 घंटा 37 मिनट और 22 सेकंड है। यह पृथ्वी से थोड़ा लंबा है। ओके। निम्न में से 2024 में भारत रत्न नहीं मिला था। तो पीवी को नहीं मिला था। बाकी भारत रत्न मिला किसको था? तो वो देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या की बात बोलेंगे तो देखिए, भारत रत्न मिला था 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को। ठीक है, जैसे भारत रत्न पहला मिला था कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है, MS स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव को एवं चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। 42 नंबर, निम्न में से किसने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो रेबजे मैकडोनाल्ड थे, जो कि PM के मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, उस समय 1930 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर, डेट जरूर याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अम्बेडकर भी इस सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है। 43 नंबर है, द ओथ ऑफ वायुपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। ओके, आगे देखते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो कांठ एक तद्भव शब्द है। 46 नंबर देखते हैं, किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह क्या नहीं कर सकता है? तो इत्र, अगरबत्ती, गंध, ये सब जो है मतलब पहचान नहीं सकता है। ठीक है, फर्क नहीं बुझा सकता है उसको कि कौन अगरबत्ती का कौन सा महक है। आगे है, वेदिका की ऋषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो पहाड़ों पर की जाती है। ठीक है, पहाड़ों पर वेदिका की ऋषि जो है, वेदिका की ऋषि पहाड़ों या पहाड़ों के किनारे ढलान पर बनी विभाग वेदिकाओं पर रोपण करके फसल उगाने की विधि है। ओके, वेदिका की ऋषि को 2 प्रकार की होती है, एक होती है पेच टेरेस, एक होता है रिज टेरेस। ओके, वेदिका की ऋषि 2 प्रकार की होती है, एक होती है बेच टेरेस, एक होता है रिज टेरेस। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 126 है और पहला स्थान जो है ये फिनलैंड का है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, 143, देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126 रहा। इनमें प्रथम स्थान फिनलैंड का रहा। 143 देश सदस्य रहे थे इसमें। सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस सूचकांक को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 143 देश में भारत का स्थान 126 रहा था। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। देखिए, राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। सशक्त बल झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है
22 दिसंबर को, ठीक है। 50 नंबर है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। ओके, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग 50 क्वेश्चन देखें, अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और देखेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।